मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म कैसे होती है, इसमें से क्वेश्चन आने का चांस रहता है, ठीक है। 25 to 30% चांस है कि इसमें से क्वेश्चन आस्क हो सकता है। सो आपको ये चीज याद रखनी है कि ब्रीदिंग जो है ना, ब्रीदिंग वो 2 स्टेज में होता है, वो आपको पता ही है। इन एंड ई आई ई, मतलब आई मतलब इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन जो होता है वो क्या होता है, इंस्पायरेशन मतलब इन करना है। एटमॉस्फेरिक एयर जो है ना वो ड्रॉन इन मतलब हमारी बॉडी में अंदर जाती है, ठीक है। एंड एक्सपायरेशन जो है वो क्या है, तो बाय विच द एल्वेलर एयर जो है वो बाहर निकलती है, रिलीज आउट। तो ये सिंपल मैकेनिज्म कैसे होता है बॉडी में वो आपको देखना है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर into and out of lung is carried out by creating a pressure gradient, pressure के थ्रू होता है, between the lungs and the atmosphere, atmosphere and यहाँ पे लंग है, तो ये दोनों के बीच में क्या होता है, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग होता है। इंस्पायरेशन कैसे होता है, तो इंस्पायरेशन कैन अकर कब होता है, इफ द प्रेशर विच द लंग्स, मतलब इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो कम है। ये जो है ना इंट्रापल्मोनरी मतलब क्या, लंग के अंदर प्रेशर जो है वो कैसा है, लो है, तो बाहर की एयर अंदर आएगी। सी दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर लेस होगा, देन देखो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है एपी से एलपी, और यू कैन से पल्मोनरी प्रेशर पीपी, ओके। तो ये डाउन है, ये ज्यादा है, तो ये O2 जो है वो हमारी बॉडी में आता है, ठीक है। नाउ सिमिलरली कौन सी थिंग होती है, दैट इज सीयर, दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए लंग्स में रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब आपको समझ में आ गया, ये प्रेशर पॉजिटिव है, ये प्रेशर नेगेटिव है, तो ही ड्रॉन इन होगा। नाउ सिमिलरली क्या है, एक्सपायरेशन में क्या होता है, तो एक्सपायरेशन में इससे डिफरेंट। तो ये जो प्रोसेस थी वो इंस्पायरेशन की थी। नाउ एक्सपीरेशन कब होता है, तो एक्सपीरेशन में क्या होता है, देखो बच्चों इससे रिवर्स था कि जब भी यहाँ पे 2 प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड पल्मोनरी प्रेशर। जब पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउन है हमारे आजू बाजू का एनवायरमेंट में, तब क्या होता है, तो पल्मोनरी से ये CO2 जो है वो बाहर हो जाता है बॉडी से, ठीक है। तो ये हुआ एक्सपायरेशन। नाउ सी हम लाइन देख लेते हैं। एक्सपायरेशन takes place when the intrapulmonary pressure is higher, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो है वो हाई होता है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब डायाफ्राम का काम क्या है, तो ये भी बहुत हेल्प करता है। डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स जो होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इनको बोलेंगे। ये इंटरकोस्टल मसल कहाँ होता है, तो सपोज ये लंग है दोनों साइड पे ऐसे, और यहाँ पे डायाफ्राम है, तो ये जो यहाँ पे जो ये जुड़े हैं ना एक दूसरे के साथ, वो इंटरकोस्टल मसल के साथ जुड़ा हुआ होता है। इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स के थ्रू जुड़ा होता है एक दूसरों के साथ, तो इसका भी बहुत अच्छा फंक्शन है इसके साथ। तो ये क्या करता है, तो ये हेल्प करता है किसको, जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट बनाता है, प्रेशर बनाता है। एंड इंस्पिरेशन इज इनिशियलाइज्ड, इंस्पिरेशन चालू हुआ मतलब डायाफ्राम नीचे गया, मसल्स लूज हो गए, डायाफ्राम नीचे जाएगा, लंग्स फ्री हो गए, प्रेशर डाउन हुआ, तो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर गई। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें होता है। सो नाउ सी बाय द कंसंट्रेशन ऑफ डायाफ्राम which increase the volume of thoracic chamber, ये thoracic chamber का वॉल्यूम बढ़ाता है in the anteroposterior axis and the contraction
ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरकोस्टल मसल्स का कंट्रैक्शन होता है, एंटेरोपोस्टर एक्सिस जो होता है वो वाइडल होता है और डायफ्राम नीचे जाता है और ये रिब्स को अप करेगा, लिफ्ट अप, देखो लिफ्ट अप द रिब्स एंड द स्टर्नम कोजिंग एंड इंक्रीज्ड इन द वॉल्यूम, स्टर्नम थोड़ा बाहर की साइड पे आएगा एंड द thoracic chamber in the dorsoventral axis, तो इतना फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट मैकेनिज्म हम देखते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जो दोनों डायग्राम है ना, दोनों डायग्राम में इन एंड आउट ये जो है ना वो इंस्पिरेशन का है, इंस्पिरेशन है ए जो है वो, और बी जो दिया गया है वो है एक्सपिरेशन है। तो मैंने जो आपको प्रोसेस पहले अभी समझाई वही हमको डिटेल में यहाँ देखना है। देखो यहाँ पे डायग्राम में आपको रिब केज दिखाई देता है, स्टर्नम रिलीज होता है तो वो कैसे बाहर आता है ये यहाँ पे दिखाई दिया है, एयर यहाँ पे एंटर हुई है, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो है इंक्रीज, मतलब सब जगह से आगे से ऐसे गया, पीछे से ऐसे गया, डायफ्राम ऐसे नीचे गया, तो ये सारी जगह मिलती है तो एयर इन होती है, तो इंस्पिरेशन है। एक्सपिरेशन में उससे रिवर्स है, जो स्टर्नम है वो रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, वो पीछे आ जाता है, पीछे से जो डोर्सल साइड से धक्का लगता है वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू, तो जो वॉल्यूम ऑफ थोरेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, डायफ्राम अप आएगा, तो डेफिनेटली लंग्स जो है उसकी साइज क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी मतलब उसका प्रेशर जो है वो क्या हो गया, ज्यादा हुआ ना कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एयर बाहर निकल गई। तो हम फटाफट से देख लेते हैं, जस्ट लाइन बाय लाइन देखना है, बाकी पूरा मैकेनिज्म मैंने जो एक्सप्लेन किया वो ही है। नाउ सी द ओवरऑल इंक्रीज इन थ्रोसिक वॉल्यूम, देखो causes a similar increase in pulmonary volume, pulmonary volume जो है वो बढ़ गया, and increase in pulmonary volume decrease the intrapulmonary pressure, ये pulmonary pressure को decrease करेगा, pulmonary pressure decrease हुआ to less than atmospheric pressure हो गया, and which forces the air from outside to move into lung, okay, that is inspiration। नाउ डिफरेंट प्रोसेस है, रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन मतलब रिलैक्स स्टेज, द डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, द इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो रिटर्न द डायफ्राम, डायफ्राम को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाते हैं। दूसरा क्या होता था, स्टर्नम जो है ये स्टर्नम है, तो स्टर्नम जो है वो फिर उसके वापस पोजीशन में जाएगा, स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थ्रोसिक वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो कम हो गया, एंड दिस लीड्स, नाउ सी व्हाट हैपन, दिस लीड्स एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया to slightly above the atmospheric pressure, and that causes what, expulsion of air from the lungs, that is called expiration। so ये आपका एक्सपिरेशन एंड यहाँ पे था इंस्पिरेशन, तो ये दो प्रोसेस आपको अच्छे से याद रखनी है। now we have ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles in the abdomen, हमारे एब्डोमेन में एडिशनल मसल्स होते हैं, वो ये एबिलिटी जो इंक्रीज कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन जो होता है ना, हेल्दी ह्यूमन वो ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, इसमें से एमसीक्यू आस्क हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, इसको ऐसे मार्क कर दो, कितना ह्यूमन ब्रीथ करता है 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ओके, ये पूरा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन का प्रोसेस हो जाता है 1 मिनट में। नाउ वॉल्यूम जो है, the volume of air involved in breathing movements can be estimated by using spirometer। spirometer ये एक डिवाइस है, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इनको नाप सकते हैं, विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। सपोज हम बोलते हैं डॉक्टर को तो मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है, तो डॉक्टर स्पायरोमीटर निकालेंगे, हमारा प्रेशर नापेंगे, बोलेंगे हाई है कम है, तो ये एक्टिविटी करो वो एक्टिविटी करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं वॉल्यूम्स। नाउ अभी तक हम वॉल्यूम पढ़ते थे, तो वॉल्यूम क्या है, तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से तो 101 100% एक क्वेश्चन आस्क होता ही है। सो डिफरेंट टाइप ऑफ वॉल्यूम है, डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटीज है, तो ये जो टॉपिक आपका है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीवी।
तो टीवी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, इंस्पायर हुई या एक्सपायर हुई ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम, जो अबाउट होता है 500 ml, 500 ml. दैट इज हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी ml? 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट, इतनी एयर हम अंदर लेते हैं, 6000 to 800 ml ऑफ एयर, इतना बाहर भी निकालेंगे, नो डाउट. नाउ IRV क्या है? तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व, रिजर्व कितना रहता है वॉल्यूम, वो है. तो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन, फोर्सफुली इंस्पिरेशन करते हैं, तो ये एवरेज रहेगा कितना? 2500 टू 3000 ml. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है वो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, मसल्स की एक्टिविटी के थ्रू, तो वो है एवरेज कितना? तो ये आपको ये नंबर भी याद रखना है, 1000 टू 1100 ml जो है, 1100 ml, तो ये जो है वो आपका ERV है. उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम कितना होता है? तो RV क्या है? तो द एयर रिमेनिंग इन लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन फोर्सिबल मतलब ERV कर दिया, उसके बाद भी कुछ बचता है, तो वो एवरेज कितना है? 1100 से लेकर 1200, 1100 ml to 1200 ml. Now by adding up a few respiratory volumes described above, one can derive various pulmonary capacities. वॉल्यूम्स के डिसीजन पे हम कैपेसिटी क्या है वो क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है, तो ये सारे टॉपिक्स कैपेसिटी जो है वो आपको याद रखना है. तो सबसे पहले थोड़ा इसका रिक्या फटाफट कर लेते हैं. तो टीवी, IRV, ERV एंड RV. तो ये टीवी जो है इसमें आपको क्या याद रखना है? तो ये शॉर्ट कि टीवी जो है वो अबाउट कितना होता है? तो 6000 टू 800 सॉरी 8000 ml पर पर मिनट इसमें इंस्पायर होता है. बट टीवी का वॉल्यूम कितना है वो याद रखना है इसमें, 500 ml. ठीक है, 500 ml, नॉट दिस. नाउ IRV क्या है? IRV इंस्पिरेशन हमने किया तो रिजर्व वॉल्यूम कितना बचता है? तो उसका ये टोटल है यहाँ पे 2503 से 3000 ml का. ERV कितना होता है? ERV मतलब फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दिया, उसके बाद जो वॉल्यूम बचता है उसका अमाउंट क्या है? तो वो एवरेज 1000 टू 1100 ml. एंड रिजर्व ओनली RV, रिजर्व वॉल्यूम क्या था? तो फोर्सिबल ERV कर दिया, ठीक है, फोर्सिबल एक्सपायरेशन कर दिया, उसके बाद कितनी एच एयर जो है वो रेसिड्यू बचते हैं, रेसिड्यूअल वॉल्यूम कितना बचता है? तो वो है 1100 से लेकर 1200 ml का. तो ये सारे वॉल्यूम्स थे ना. ये वॉल्यूम की हेल्प से हम क्लिनिकल डायग्नोस कर सकते हैं, जो आएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में. तो कैपेसिटीज में तो उसमें पहले देखेंगे IC क्या है. तो IC जो है ना वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर a person can inspire after a normal expiration, एक्सपायरेशन के बाद जो भी है वो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है. मतलब यहाँ दिस इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो आपको शॉर्ट में कैसे याद रखना है? तो IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू आपको याद क्या रखना है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एक्सपायरेटरी तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि IC की टोटल कैपेसिटी कितनी? तो टीवी मतलब 500 एंड ये IRV कितना? तो 25 टू 300. तो ये आपको आंसर आपको क्या मिलेगा? उसके बाद आगे आप जाओगे तो टीवी जो है वो आपका 500 है, IRV कितना रेंज है? 2500 टू 3000 है. तो आपको याद रखना है इसमें ये जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 3000 टू 3500 ml वॉल्यूम IC का हुआ. उसके बाद एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में देखते हैं. तो इससे अपोजिट उसका डेफिनेशन है, पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द नॉर्मल इंस्पिरेशन. नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद देखो यहाँ पे नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो बचता था वो था
यहाँ पे नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद जो बचता है वो एक्सपायरेटरी है, और इसमें क्या है, टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व, तो इससे अपोजिट। तो इसी जो है उसके इक्वल टू आपको क्या याद रखना है, टीवी प्लस ई आर वी। तो टीवी कितना था 500, और ई आर वी कितना था, यहाँ पे देखो 1000 टू 1100, तो 1000 टू ये 1100 है, तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, 500 टू 1600 ml। उसके बाद है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एफआरसी, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग्स में बचता ही है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन इज नोन एज व्हाट, एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। जो इसका डेफिनेशन है ईआरवी एंड आरवी। तो ईआरवी कितना 1000 टू ये, और आरवी ये, तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट आंसर हम लिखते हैं 2100 टू 2 and 1 3 23 ml। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी क्या है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। सो इसमें क्या आएगा, ईआरवी, टीवी एंड आईआरवी, एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ऑफ पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ये है वाइटल मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। तो ईआरवी, आरवी, टीवी, टाइडल वॉल्यूम सबका टोटल कर देना है, ठीक है। तो 500 एंड 2500 कितना हुआ, 3000 एंड 4000। तो ये कैपेसिटी रेंज जो है वो आपको कितना रहेगा, थोड़ी 35 25 एंड 500 3 एंड 4, तो ये हुआ 4000 टू 5 35 46 ml। एंड देन आफ्टर है टोटल लंग कैपेसिटी टीएलसी। तो टीएलसी जो है वो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पायरेशन, फोर इंस्पिरेशन होता है उसके बाद। तो इसमें थोड़ा डिफरेंट है इससे, देखो इसमें टीवी नहीं है, सॉरी टीवी है, आईआरवी नहीं है, आरवी, ईआरवी एंड टीवी, तो ये तीनों का टोटल जो है वो इसमें ये नहीं, आईआरवी नहीं इंक्लूड करना है, ये लेना है आपको। ओके, उसमें हमने क्या लिया था, टीवी, आईआरवी एंड ईआरवी, ठीक है, ये तीन का टोटल किया था इधर। इधर आपको क्या करना है, टीवी, ईआरवी एंड दिस, तो 100 सॉरी 1000 एंड 500, तो वो हुआ 1500, 1500 एंड 1100 26, तो ये हुआ 26 टू कितना, तो ये तीन करेंगे 1600, 16 एंड 12 टू 8 ml। तो ये हुआ आपका टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। तो ऐसे आप आज कर सकते हो। आई होप क्या इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो सिंपल हमने आगे देख लिया था वही है बाय दिस डायग्राम। ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको एग्जाम में आस्क होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आईएमपी क्वेश्चंस जो है इसमें से आस्क कर सकते हैं। एयर कैसे, इंस्पायर्ड एयर ये सैक में आई, वहां से कैसे बाहर निकली, एल्वेलर में क्या प्रोसेस होता है, O2 मतलब ब्लड के थ्रू कैसे सेल में जाएगा, सेल में गया, उसके बाद वहां से वापस CO2 जो बना ब्लड के थ्रू हार्ट में आया, हार्ट में से वो ब्लड वापस से लंग्स में गया, वहां पे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाएगा, एंड देन वापस से ये सारी प्रोसेस होती है। तो ये जो है वो भी आपके लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ सी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है यहाँ पे आप देखो, एल्वेली आर द प्राइमरी साइट्स, एल्वेली जो है वो प्राइमरी साइट है, आगे हमने देखा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। एक्सचेंज ऑफ गैस इज ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये भी हमने अभी देख लिया था। O2 and CO2 are exchanged in this site by simple diffusion, ये भी देखा था। नाउ प्रेशर ग्रेडियंट, तो ये भी देखा कितना प्रेशर है, कंसंट्रेशन क्या है, ग्रेडियंट देख लिया। नाउ आपको ये पढ़ना है कि कैसे प्रोसेस होती है। तो ये जो है ना वो सॉलिबिलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, गैस कैसे डिसोल्व होके ब्लड में जाता है, एज वेल एज थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। इन्वॉल्व इन डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होता है।
आर ऑल्सो सम इम्पोर्टेंट फैक्टर, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के रेट को अफेक्ट करते हैं। प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडिविजुअल गैस in a mixture of gases is known partial pressure. Partial pressure का definition, pressure contributed by an individual gas in a mixture of gas known as a partial pressure and is represented as a PO2. देखो आप यहाँ पे दिखता है आपको PO2, तो वो कितना है 104 mmHg, ओके। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो है वो PCO2, नाउ हियर PCO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 mmHg होता है, तो ये आपको याद रखना है। Partial pressure of these two gases in atmospheric air and two site of diffusions are given in this table. So ये टेबल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एंड डायग्राम में भी दिया गया है। The data given in the table clearly indicate the concentration gradient of oxygen from alveoli to blood and blood to tissue. Okay, so see here, respiratory gas O2 CO2 दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वॉल्यूम दिया है 159, ये जो है 0.3, एलओएलई में जो है वो 104 mmHg, ये 40 mmHg। ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये CO2 वाला ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कैसा CO2 वाला ब्लड और O2 वाला ब्लड, तो CO2 वाला ब्लड जो उसमें 40 रहता है O2 का अमाउंट और CO2 का अमाउंट रहता है 45 mmHg। ब्लड ऑक्सीजनेटेड उसमें 95, यहाँ पे आपको सारा प्रेशर दिया है 95 होता है, ये प्योर ब्लड था, प्योर ब्लड में जब O2 जाता है तब, और CO2 का अमाउंट CO2 के साथ में होता है क्योंकि सारी जगह पे सेल होता है, प्रोसेस होता रहता है, तो ये 40 mmHg है। या ये टिश्यू लेवल आ गया तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज के बाद देखो ये डाउन हो गया और ये बढ़ गया, तो इसको हमको एलिमिनेट आउट करना पड़ेगा, तो 45 जो है mmHg वो CO2 हो गया, ये 40 mmHg ऑक्सीजन हो गया, तो वेन के थ्रू जाएगा फिर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये और टिश्यू लेवल पे 40 एंड 45, ये जो है ना, ये आपको ये टिश्यू लेवल वाला जो है वो दिया गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सिमिलरली व्हाट हैपन, सिमिलरली अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2, CO2 के लिए भी एक ग्रेडियंट है इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, उसको टिश्यू टू ब्लड में आना है एंड ब्लड टू एल्वेली में वापस जाना है, एज द सोलिबिलिटी ऑफ CO2 जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा है, 20 to 25 times higher than O2, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद रखना है, ज्यादा है। एंड द अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस होती है, पर यूनिट डिफरेंस इन अ पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ द O2, O2 के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। एंड द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स, नाउ ये क्वेश्चन भी जरूरी है, द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो ये मेम्ब्रेन के बारे में आपको पढ़ाया है, इधर डायग्राम भी है, ये डायग्राम भी आपको अच्छे से पढ़ना है, जितने भी डायग्राम बुक में है वो सारे डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेने हैं, ठीक है। तो 3 मेजर लेयर्स है, नेमली द थिन स्क्यूमस एपिथेलियम होता है एल्वेली का, थिन स्क्यूमस, सी ये जो है ना ये स्क्यूमस थे, स्क्यूमस एपिथेलियम एल्वेलर, तो ये वन सेल सिंगल सेल का रहता है। उसके बाद एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम मतलब कौन सा, ये दूसरा, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड था, तो फर्स्ट जो है वो कौन सा है, स्क्यूमस एपिथेलियम, दूसरा जो है कौन सा है, एंडोथेलियम है ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, एल्वेलर के जो कैपिलरी होता है उसका, एंड द बेसमेंट सब्सटेंस composed of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillary, capillary हमारी blood vessels जो है वो उसका एक single layer रहता है, and in between them ऐसे होता है process, and however its a total thickness is much less than the millimeter, ये पूरा ये सबका गिन ले ना, 1 2 3 लिखा है, मतलब स्क्यूमस का गिन ले, बेसमेंट सब्सटेंस देख ले, एंडोथेलियम देख ले, सब देख ले, तो सबका जो थिकनेस रहता है ना वो मिलीमीटर से भी कम रहता है, कितना होता है, मिलीमीटर से भी कम, ठीक है, mm से, सपोज 1 mm के हम गिने तो इससे भी कम होता है,
and therefore all the factor in our body are favorable for diffusion of O2 from alveoli to tissue and that of CO2 from tissue to alveoli. तो ये था पूरा पल्मोनरी कैपिलरी का डायग्राम लेयर्स के साथ। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है इसमें देखते हैं कि ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम O2 एंड CO2, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखते हैं तो O2 CO2 तो आएगा ही। नाउ 97% 97% जो ऑक्सीजन होता है इज ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसी। कौन? आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। एंड रिमेनिंग 3% O2 जो बचता है, रिमेनिंग 3% इज कैरिड आउट इन द डिसॉल्व स्टेट, मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में डिसॉल्व होके होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा के थ्रू 3%, आरबीसी के थ्रू 97%, ये आपको याद रखना है। एंड नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 के रिगार्डिंग बोला है, तो ये O2 के लिए था, और CO2 का बोले तो 20 to 25% CO2 जो है is transported by RBC, whereas 70% जो है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, क्या बाइकार्बोनेट के फॉर्म में रिलीज आउट होता है। अबाउट 7% जो है 7% वो डिसॉल्व प्लाज्मा में। तो देखो आप, ऑक्सीजन 3% था, CO2 7% है, तो कंपैरिजन टाइप के क्वेश्चन में भी ये हो सकता है। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होता है वो देखते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो है, तो इसमें देखो हीमोग्लोबिन हमारा Hb जो है वो रेड कलर का है, आयरन कंटेंट करता है, वो पता ही है, प्रेजेंट इन द आरबीसी। O2 जो है वो बाइंड होता है हीमोग्लोबिन के साथ इन रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब क्या? HbO2 बनाता है, तो इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे। व्हिच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल ऑफ O2। तो इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आस्क करेंगे कि एक Hb जो है तो वो कितना O2 मोलिक्यूल, तो 4 O2 मोलिक्यूल को वो कैरी कर सकते हैं। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग है Hb का is primarily related to partial pressure of O2। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के साथ कैसा है उसके ऊपर डिपेंड है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, CO2 का प्रेशर क्या है, ओके, एंड टेम्परेचर क्या है, ये सारे फैक्टर्स भी अफेक्ट करेंगे। आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेस विद द बाइंडिंग and a sigmoid curve. See, sigmoid मतलब what? Sigmoid means S shape. Sigmoid का मतलब होता है S shape का जो कर्व मिलेगा, वो is obtained when present the saturations of hemoglobin with O2 is plotted against PO2. Okay, and this curve is known as the oxygen dissociation curve. आपको ये अच्छे से याद रखना है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है, कौन से शेप का होता है, तो ये सिग्मोइड का, एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, H प्लस कंसंट्रेशन मतलब हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या है, ओके, टेम्परेचर क्या है, ये सब डिपेंड करता है विथ हीमोग्लोबिन। एंड इन एल्वेली वेयर देयर इज अ हाई PO2, low PCO2, lesser H plus concentration and lower the temperature, the factor are all favorable। तो ये फेवरेबल फैक्टर है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आस्क करेंगे कि HbO2 बनने के लिए कौन सी कंडीशंस है। तो PO2 हाई होना चाहिए, ओके, ये हाई, PCO2 लो, H प्लस कंसंट्रेशन लो, टेम्परेचर लो, तो ये फेवरेबल कंडीशन है, HbO2 अच्छे से बन जाएगा। ओके, सो दिस इज ऑल द फेवरेबल फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब आपको क्या याद रखना है? HbO2, यहाँ पे भी मैं लिख भी देती हूँ, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, ये अच्छे से आप याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब HbO2, और जब H आयन के साथ वो जुड़ता है तो HHO2, HHbO2 ऐसे बन जाता है। ठीक है, वेयर एज इन द टिश्यू वेर लो PCO2, देखो डिफरेंट,
PO2 डाउन हो गया, PCO2 हाई हो गया, H+ हाई हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया, तो कंडीशन अनफेवरेबल हो गई एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिवाइड हो जाएगा एंड दिस क्लियरली इंडिकेट दैट O2 गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड, अलग हो जाता है एट अ टिश्यू लेवल एंड एवरी, देखो ये इसमें से भी क्वेश्चन हो सकता है, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर होता करता है अराउंड 5 ml ऑफ O2 ऑफ द टिश्यू अंडर नॉर्मल साइकोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजिकल कंडीशन करने के लिए इतना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन कैसा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो CO2 इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज अ कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25 and this binding जो है कार्बिमिनो is related to partial pressure of CO2. PO2 क्या है is a major factor which could affect this binding when PCO2 high होता है and PO2 low होता है, आगे भी देखा है in a tissue more binding of carbon dioxide occur and when PCO2 is low कम होता है, PO2 high होता है, alveoli dissociation कर देता है CO2 का from कार्बिमिनो hemoglobin take place हो जाता है, that is CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered to at the alveoli तक हो जाता है and RBC contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and a minute quantity of the same is present in the plasma too and this enzyme facilitates the following reaction in both directions. See CO2 H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम का यूज किया, H2CO3 बनाया, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, देन कार्बोनिक एनहाइड्रेस हुआ, HCO3, H+ आयन डिवाइड हो गया। ओके, नाउ एट द टिश्यू साइट, टिश्यू में क्या होता है? टिश्यू साइट में पार्शियल प्रेशर CO2 का हाई होता है ड्यू टू कैटाबोलिज्म, एक्टिविटी हुई तो डाउन हाई हो गया CO2 का अमाउंट, O2 का डाउन हो गया, CO2 डिफ्यूज हुआ ब्लड में आया एंड फॉर्म HCO3 कार्बोनेट कार्बोनेट बनाया इसने, कार्बोनेट आयन NH+ आयन बनाया एंड एट द एल्वेलर साइड क्या बनाया? PCO2 जब लो था तो रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन and leads to the formation of CO2 and H2O पानी and carbon dioxide बनता है and thus CO2 trapped as a bicarbonate C HCO3 minus at the tissue level and transported to the alveoli is released out as a CO2 alveoli में CO2 निकल जाता है H+ डिवाइड हो जाता है इससे। ओके, एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डिलीवर करता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 टू द alveoli। ओके, आगे की स्लाइड में भी हमने देखा कि 5 ml ऑफ O2 जो है वो डिलीवर होता है और 4 ml नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि 4 ml ऑफ CO2 जो है वो alveoli टू बाहर एयर में आता है, alveoli से टिश्यू तक 5 ml ऑफ O2 जाता है, तब 4 ml ऑफ CO2 बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके, तो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी में ऐसा क्या रेगुलेशन होता है कि जिसकी वजह से रेस्पिरेशन हो सकता है। तो मेनली जैसा नाम है रेगुलेशन, तो रेगुलेशन किसके थ्रू होता होगा? ब्रेन के थ्रू। तो ब्रेन के पास ऐसे सेंटर्स है, उसके थ्रू रेगुलेशन होगा। नाउ ये लाइन देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm। हमारा respiratory rhythm जो है उसको वो मेंटेन एंड मॉडरेट कर पाए वैसी एबिलिटी है टू सूट द डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू की डिमांड क्या है? डिमांड हाई है, डिमांड लो है, तो उसके अकॉर्डिंग वो सारे ऑर्गन्स को रिदम में लाते हैं ना। ये किसके थ्रू होता है? तो देखो हमने पहले ही बात किया है कि ये स्पेशलाइज सेंटर के थ्रू होता है, तो दिस इज डन बाय न्यूरल सिस्टम, ये न्यूरल सिस्टम के थ्रू होता है एंड इसके लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर होता है। देखो यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या है? सेंटर कहाँ आया है? तो स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन, मेडुला रीजन में ऑफ ब्रेन जो है वहां पे रिसेप्टर्स होता है जिनको बोलेंगे रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर।
तो ये प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रेगुलेशन करवाने के लिए ये जरूरी है। दूसरा एक सेंटर जो है वो पोन्स एरिया में है। दूसरा सेंटर कहाँ पे? पोन्स रीजन ऑफ द ब्रेन नोन एज अ न्यूमोटेक्सिक सेंटर। न्यूमोटेक्सिक सेंटर रहता है। कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर। ये भी रेस्पिरेटरी रिथम सेंटर जो है उनके फंक्शन को मॉडरेट करता है। उसके बाद आगे देखें तो न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर, ये सेंटर में से न्यूरल सिग्नल मिलता है। कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का ड्यूरेशन जो है उसको रिड्यूस करता है एंड देयर बाय अल्टर द रेस्पिरेशन रेट। तो रेस्पिरेशन रेट को वो रेस्पिरेटरी रेट जो है उसको अल्टर कर सके। उसके बाद देखें तो इसमें ये टॉपिक देखो, केमोसेंसिटिव एरिया भी होता है, एडजसेंट होता है वो केमोसेंसिटिव एरिया जो है रिदम सेंटर से। तो ये केमोसेंसिटिव एरिया जो है ना वो CO2 का कंसंट्रेशन एंड नाइट्रोजन H+ आयन का कंसंट्रेशन जो है उसके रिगार्डिंग ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे जैसे सब्सटेंस की मात्रा बढ़ती है, इंक्रीज इन दिस सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस सेंटर। जैसे मात्रा बढ़ेगी सब्सटेंस की वैसे सेंटर एक्टिवेट हो जाएंगे, विच इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम। उसके बाद वो रिदम सेंटर जो है उसको सिग्नल देगा टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस। तो नेसेसरी एडजस्टमेंट क्या है? तो हमारा जो कैविटी है, कौन सा कैविटी? तो लंग्स के आसपास का, तो उनको बड़ा करना छोटा करना, तो एडजस्टमेंट हुआ। छोटा बड़ा कैसे होता है ये कैविटी, तो इसके बारे में हमने आगे देख लिया था। ठीक है, तो स्टर्नम आगे आता है, रिब्स थोड़ी पीछे जाती है, लेटरली वाइडन अप होता है बॉडी, डायफ्राम डायफ्राम जो है वो नीचे की ओर जाता है और ऐसे कैविटी बढ़ता है तो ऑक्सीजन इन होता है। तो ये सारा एडजस्टमेंट हुआ। एंड उसके बाद अगेन कंस्ट्रक्शन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एरिया छोटा हो जाता है, डायफ्राम अप साइड आता है, स्टर्नम ओरिजिनल प्लेस पे आता है। तो उसकी वजह से जो CO2 बना तो वो एलिमिनेट हो जाता है, substance can be eliminated। एंड रिसेप्टर एसोसिएटेड विथ ऑर्टिक आर्क, ये रिसेप्टर जो है ना वो एसोसिएशन में काम करते हैं। किसका एसोसिएशन? ऑर्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। ये भी रिकॉग्नाइज करते हैं CO2 में और H+ आयन में। H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है उसमें क्या चेंज आया, और ये चेंज के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग ये देते हैं सिग्नल्स, सेंड द नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। रेमेडियल एक्शन क्या लेना है तो उसके अकॉर्डिंग ये सिग्नल सेंड करेंगे। एंड द रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है इनसिग्निफिकेंट है, इतना ज्यादा रोल नहीं है इसमें। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट रोल CO2 कंसंट्रेशन के आधार पे होता है, क्योंकि CO2 निकालना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो है उसमें समझ में आया। सिंपली इसमें आपको दो चीज ही याद रखनी है मेनली, कि जो ब्रेन के एरिया है उसमें कौन सा रीजन। तो पहला आपको याद रखना है मेड्यूला रीजन, और दूसरा रीजन जो है वो पोन्स का रीजन है। पोन्स का रीजन और ये जो दोनों है वो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है उनको मॉडरेट करता है, रेगुलेट करता है। और सपोज यहाँ पे मेडुला एंड पोन्स है तो इसको एडजेसेंट यहाँ पे ये जगह पे क्या रहता है, तो केमोसेंसिटिव केमोसेंसिटिव एरिया रहता है। एंड केमोसेंसिटिव एरिया जो है वो मेनली है CO2 एंड H+ का जो कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग ये हाईली सेंसिटिव है। और ये मेडुला रीजन जो है वो है मेनली ऑक्सीजन के लिए। और ये जो पूरा प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन का रोल कैसा है, तो आपको याद रखना है इनसिग्निफिकेंट रोल है। तो ये अच्छे से थोड़ा याद रखो। ओके, बाकी उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिजीज के बारे में बात करते हैं। डिजीज मतलब अगर डिसऑर्डर हुआ, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हुआ तो क्या हुआ, उसमें क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखते हैं हम।
तो पहला डिजीज है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। सांस लेने में क्यों प्रॉब्लम होता है, तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं उसमें जलन होती है, इन्फ्लामेशन होता है। किसकी वजह से, विजिंग की वजह से, कफ हो जाता है। ओके, सो is a difficulty in breathing causing the wheezing due to inflammation of bronchi and bronchiole। इसमें से भी आपको क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन में अस्थमा है, कौन सी कंडीशन में एम्फिसेमा है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कैसे होता है, तो इसके रिगार्डिंग इसमें से क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं। दूसरा डिजीज है, उसकी बात हम करते हैं एम्फिसेमा। एम्फिसेमा जो है ना वो स्मोकिंग से होता है, हार्डली सिगरेट स्मोकिंग से। नाउ सिगरेट स्मोकिंग में क्या होता है, तो ऐसे जो हमारी एल्वेलर वॉल होती है, एल्वोली की वॉल जो है वो डैमेज हो जाती है। एल्वेलर वॉल जो है वो डैमेज होती है, और ये डैमेज की वजह से इसमें इन्फ्लामेशन रहता है। ये जो लेयर्स हमने देखे थे, स्क्यूमस एपिथेलियम वो सब, तो उसमें डैमेज रहता है, और ये डैमेज के कारण इसमें क्या हो जाता है, सरफेस डिक्रीज हो गया। ये डैमेज हो गया तो देखो इतना पार्ट सपोज डैमेज हुआ, तो इतने पार्ट में से तो नहीं ऑक्सीजन जा पाएगा और नहीं उधर से CO2 बाहर निकल पाएगा। तो ये डैमेज पार्ट से उससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो एरिया डाउन हो गया, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो ये है एम्फिसेमा। थोड़े डिजीज है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिजीज। ऑक्यूपेशनल मतलब हमारी ऑक्यूपेशन क्या है, हमारा जॉब क्या है, जॉब के पर्पज से डिजीज होता है रेस्पिरेशन का। तो जैसे कोई बंदा कोई फैक्ट्री में काम करता है, वहां पे सिलिका सिलिका मतलब रेत जो है वो, धूल, अ, ये जो पार्टिकल्स है वो उनकी ब्रीदिंग में जाएगा, वहां पे सरफेस एरिया फाइब्रोसिस की वजह से कम हो जाएगा और इनको डिजीज होगा। एस्बेस्टोस कोलसे की खदान में जो काम करता है तो उनको भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो इसको हम लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, देखो कोई इंडस्ट्री होता है उसमें स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग, पत्थर को तोड़ना होता है, स्टोन ब्रेक करता है या ग्राइंड करता है रेत बनाने के लिए। सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड, डस्ट प्रोड्यूस होती है, एंड द डिफेंस मैकेनिज्म जो है बॉडी का कैन नॉट फुल्ली कोप विद दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन के साथ अच्छे से हमारा सिस्टम जो है वो लड़ नहीं पाता है। एंड लॉन्ग एक्सपोजर, शॉर्ट शॉर्ट टाइम में कुछ नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक इसमें काम किया तो इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, पहले इन्फ्लामेशन होता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, एंड इन्फ्लामेशन की वजह से फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस क्या है, तो सपोज ये लंग है, लंग के अंदर ऐसे ऐसे छोटे छोटे एल्वेली होती है, और एल्वेली की वॉल जो है वो डैमेज हुई, एल्वोइलिक की वॉल जो है वो डैमेज हुई, तो डैमेज की वजह से उसके ऊपर ऐसे 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 फाइबर्स जो है उसका प्रोलिफरेशन हो जाता है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबर्स हो जाता है। क्या होता है बेटा, प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइबर टिश्यू। फाइबरस टिश्यू जो होता है, फाइबर टिश्यू, उसका प्रोलिफरेशन मतलब वो फैल जाते हैं, और उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जा रहे हैं। फाइब्रोसिस जो होता है उसकी वजह से अच्छे से ब्रीदिंग नहीं हो पाती, एंड दस कोजिंग द सीरियस लंग डैमेज। एंड यहाँ पे प्रिकॉशन क्या रखना है, तो ऐसी इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं तो उनको स्पेशलाइज्ड मास्क जो है वो पहनना चाहिए, स्पेशलाइज्ड ऐसा यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, ऑक्सीजन कैबिन में जाना चाहिए। तो ये सब उनका प्रिकॉशन है। कोई फैक्ट्री है सपोज, जैसे फैक्ट्री में ऐसा ऑक्सीजन कैबिन बनाना चाहिए, ये O2 से रिच होता है, और इसके अंदर कोई पर्सन जाएगा तो फुल ऑफ एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसमें ये समझ में आया कि फैक्ट्री जो है उनको ऐसा एक चीज देना चाहिए कि वहां पे वर्कर जो है वो थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजनेटेड हो जाए, ठीक है। नाउ दो डिजीज इसमें एक्स्ट्रा है जो एक्स्ट्रा पर्पस के लिए मैं आपको दे रही हूँ, सपोज एग्जाम में आस्क कर दे तो दो डिजीज होता है, एक होता है सिलिका की वजह से, तो सिलिका की वजह से जो डिजीज होगा ना उसको हम बोलेंगे सिलिकोसिस, और दूसरा होता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की वजह से जो डिजीज होता है उसके नाम के ऊपर ही एस्बेस्टोसिस, तो एस्बेस्टोसिस करके डिजीज होता है। सिलिका मतलब क्या है,
रेत, और एस्बेस्टोस मतलब क्या है? कोलसा। तो उनको ये डिजीज होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो फिनिश हुआ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपको उसका सॉल्यूशन दे पाए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इंजीनी एकेडमी हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। बाय बाय।